दो चीज़ सब लोग सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और दूसरा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो अंत की बात तो किसी और दिन करेंगे, मगर आज शुरुआत की बात कर लेता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग ही गलती कर रहे हो कि जैसे ही मैं इंट्रो शुरू करता हूँ आपका, आप गड़बड़ा जाते हो। ये गड़बड़ाने वाली चीज़ें नहीं है। आप जाओगे, पहला क्वेश्चन यही होगा, एग्जामिनर देखेगा आप किस तरह रूम में एंटर करते हो, किस तरह के बैठते हो, किस तरह उनको ट्रीट करते हो, और किस तरह अपना इंट्रो बताते हो। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो, बर्डन ले रहे हो, पहला ही क्वेश्चन होता है तो गड़बड़ा जाते हो। इसको बहुत सिंपल रखो। आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपने पीजी किया है तो पीजी कॉलेज का नाम, किस ब्रांच से पीजी किया है, इतना बता दो, सफिशिएंट है। इसके बाद कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, एग्जामिनर खुद कर लेगा, ठीक है। और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हो कि जैसे अब मेरा लखनऊ कॉलेज से है यूजी, तो इस तरह अगर आप नहीं बोल पा रहे, आपको लग रहा है कि आपका फ्लो टूट रहा है कि मेरे कॉलेज का नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सी बात रखो कि मेरा नाम निरंक कुमार है, मैंने अपना यूजी स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ से किया और पीजी जामनगर से किया। सिंपल रखते हैं। तो इस तरह ही आपको भी करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको लग रहा है कि शब्दों में, नाम में गड़बड़ हो जाएगी, तो मत जाओ ना उस तरीके से, सिंपल रखो, या फिर कई बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं। जो रिसेंट हमारे इंटरव्यू हुए, उनमें एक और इंटरव्यू हुआ फीमेल कैंडिडेट, तो सवाल आप पहचान जाओगे। तो मैं सवाल यहाँ डायरी में लिख रखे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि पॉसिबल आंसर उनके क्या हो सकते थे। आपके पास में भी उससे बेहतर आंसर हो, अगर ऐसा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हो, तो मैं बाकी लोगों को बता दूंगा कि शायद ये बेहतर आंसर है, और या फिर आप कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो था वो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन था, और वो गड़बड़ा गया था। तो इंट्रोडक्शन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, और बेटा आई कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी मुझे देख रहे हो, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, तो मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी आंखें मैं नीचे कर लूँ, ठीक है। और जब भी मैं नज़रें हटाऊंगा, आप देखोगे, अभी जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नीचे अपनी आइज़ करके, तो आप महसूस करोगे कि वो कॉन्टैक्ट टूटता है। तो ज़्यादातर आप यूट्यूबर भी देखोगे, जब बात करते हैं तो वो आई कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, है ना। उनका जो भी पढ़ने के लिए है, वो डायरी इस तरह नहीं रखेंगे, वो सामने रखेंगे कि वहाँ पढ़ लें, ऐसे ही लगेगा कि कैमरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ भी अगर है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल था, हाइपरटेंशन क्या है और इसका आयुर्वेद में आप क्या मैनेजमेंट करोगे। देखो, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल ब्लड वैल्यूज़ होनी चाहिए जिस उम्र के व्यक्ति के लिए, अगर ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो वो हाइपरटेंशन है। अगर साधारण भाषा में बात करूँ तो एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए लगभग 139 या 140 से अबव जो भी रेंज है, वो हाइपरटेंशन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इस तरह लोअर लिमिट्स है कि अगर 89 के अबव है तो वो हाइपरटेंशन में कंसिडर कर लेते हैं। कोई पूछ ले कि वैल्यूज 120/80, तो वो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल वैल्यूज है। वो एक 17-18 साल के व्यक्ति के लिए आइडियल, जिसका वेट हो, सब कुछ ठीक हो, उसके लिए वैल्यूज हैं। बीपी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कि सबके लिए यही बीपी रहने वाला है, एक रेंज तो हो सकती है, ठीक। पहली चीज़, आयुर्वेद में क्या मैनेजमेंट करोगे। देखो, सबसे पहली चीज़ है, व्यक्ति संभावना है कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहा होगा किसी और पैथी के अंदर। अगर आपको लगता है कि बीपी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है कि जब बहुत ज़्यादा बीपी हो जाता है ना, तो कई बार ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि दवाइयाँ जो चल रही हैं पहले से, मेडिसिन जो चल रही है, वो हटाए ना। हम साथ में एडजुवेंट थेरेपी, अपना आयुर्वेद साथ में लगा देंगे। धीरे धीरे आप देखते हो, अगर कंट्रोल अचीव हो जाता है तो फिर आप वो दवाइयाँ हटा सकते हो। तो खैर, जब किसी डिजीज़ की बात करनी है तो शुरुआत में आपको निदान की बात करनी है, तो निदान परिवर्जन तो करा ही देना है, ठीक है। फिर कोशिश करो इसमें कि वो निदान पंचक जो है, पांचों के रेफरेंस में बात करते हुए कि डिजीज़ कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो उस तरह से आप बात करो। तो यहाँ पे आप खैर इतना बता सकते हो कि पहले जो निदान है हमारे, उनको हटा देना है। एग्जाम में निदान पूछे क्या होते हैं, तो जैसे नमक का अति मात्रा में प्रयोग करना, ज़्यादा स्नेहयुक्त पदार्थों का सेवन, क्योंकि कहीं ना कहीं वेट बढ़ेगा, जितना बॉडी वेट बढ़ेगा उतना ही ये प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। बॉडी में कहीं फ्लूइड रुक तो नहीं रहा है, अगर रुक रहा है तो उसको डायरोसिस करा देना, निकाल देना, जिस वजह से भी। तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे चंद्रप्रभावटी है ना। इसके अलावा हमारे कुछ कार्डियोटोनिक ड्रग्स होते हैं, जैसे अर्जुन है, अर्जुन अरिस्ट है ना, नागार्जुन अभ्रस है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप कुछ भी बता सकते हो। मेन हमारे लिए क्या है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है, कंडीशन देख लेनी कितनी क्रिटिकल है। कुछ अगर मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जो बता रही हैं कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिटिकल रही है, तो उन पे रहने देना है, पेशेंट को चेंज नहीं कराना है। अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लगा सकते हो, ज़्यादा एग्जामिनर आगे जाएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल था कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या समझते हो। तो जैसा मैंने कहा कि बोलना है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है अगर आपका, तो टहलना है। सिर्फ टहलने से ही, अगर कहते हैं 2 से 3 महीने व्यक्ति
डेली अगर आधा घंटा लगभग टहल ले तो लगभग 20 mmHg ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाता है। ये चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी कारण से परेशान है तो परेशानी दूर करने की कोशिश करो, और नींद पूरी ले। आजकल मोबाइलों में बहुत लोग लगे रहते हैं, है ना, सुबह टहलने जाए, शाम को टहलने जाए, नमक का प्रयोग कम कर दे। ये सारी चीज़ें हो गई, अब शायद रिपीटेशन हो रहा है। खैर, नेक्स्ट आया कि ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, जैसे प्रभाकर वटी है, अर्जुना रिस्ट है। तो वहाँ मैंने एक सवाल पूछा कि अर्जुना रिस्ट हर रोगी को दे सकते हो आप हृदय रोग के? तो हाँ, हर रोगी को दे सकते हैं। या कार्डियोटोनिक है, मेनली जो हमारा हार्ट है, हमारी जो कार्डियक मसल है, तो उसको स्ट्रेंथनिंग देने का काम अर्जुन का होता है, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अर्जुन का जो प्रयोग बताया गया है वो उदर्द प्रशमन महाकषाय के अंदर आया है, चरक संहिता के अंदर। लोग पूछ लेते हैं, अर्जुन हो चाहे ऐसा हो, दोनों उदर्द प्रशमन महाकषाय के अंदर आए हैं, तो वो चीज़ भी याद रखोगे। दूसरा, अर्जुन से कोई पूछे क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि जो स्टडीज़ में आया सामने कि हाँ, ये चीज़ अगर लंबे समय कोई व्यक्ति लेता है तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, जब भी अरिस्ट की बात करो, देखो एग्जामिनर पूछ लेता है कि सावधानियाँ क्या है गुगलू लेते हुए, अरिस्ट लेते हुए। तो गुगलू जब भी लेते हो ना तो उसको चबा के लेना है ना, तोड़ लेना है बाहर, या फिर अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, टैबलेट्स होते हैं। सेम जब आप अरिस्ट देते हो तो उनमें बराबर मात्रा में पानी मिलाते हैं। मना करते हैं कि दांतों पे टच नहीं करना है, अदरवाइज स्टेनिंग होने का डर है, दंत हर्ष हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लीवर और कार्डियक सिरोसिस। ये सवाल आपसे किया था कि कार्डियक सिरोसिस के बारे में कुछ जानते हो क्या? तो वो डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि लीवर सिरोसिस जो आप समझते हो पूरी कंडीशन ठीक है, स्टेलेट सेल्स होती हैं, मेनली अल्कोहल जैसे इस तरह की चीज़ें कारण होता है। बाकी जो कार्डियक सिरोसिस है उसमें कारण क्या है कि हार्ट में कोई पैथोलॉजी है और उसकी वजह से ये कार्डियक सिरोसिस डेवलप हो रही है। जनरली ये हो जाता है कि राइट वेंट्रिकल जो है, मान लो कि वहाँ पे जो है ब्लड आगे नहीं जा पा रहा। वो किस कारण से नहीं जा पा रहा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है मान लो, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आगे नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से पीछे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से, मतलब कार्डियक पैथोलॉजी है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कार्डियक सिरोसिस बोल देते हैं, अदरवाइज सेम ही है। नेक्स्ट बताइए, कामला कितने प्रकार का होता है? तो बेटा पता होना चाहिए, कामला के 2 प्रकार, कामला कुंभ कामला नहीं कहते हम लोग कामला के 2 प्रकार जो कहते हैं वो कोष्ठ आश्रित, शाखा आश्रित। दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस आपसे पूछा था, ट्रीटमेंट के डिफरेंस समझ लो। देखो, दोष जब कोष्ठ के अंदर है तो आप इजीली उनको निकाल सकते हो। अगर पित्त है मान लो तो विरेचन से, अगर कफ है तो वमन से। लेकिन अगर शाखा आश्रित है दोष, तो शाखाएं कहते किनको है, तो यहाँ बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो शाखाओं से ये भी समझते हैं हमारे हाथ, हमारे पैर, ठीक है ना। तो एक तो ये शाखाएं होती हैं। लेकिन जब हम शाखा की आयुर्वेद में बात करते हैं जनरली, तो हम बात कर रहे होते हैं धातुओं के बारे में, जो हो जाती हैं त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कि अगर कोई दोष जो है धातु तक चला गया, डीप धातुओं तक, तो मतलब कंडीशन उतनी ही ज़्यादा वर्स होती चली गई, या कह लो कि एडवांस कंडीशन हो गई, ठीक है। दोनों की चिकित्सा में क्या अंतर आ जाएगा? तो पहले आपको दोषों को जो शाखा में है वापस कोष्ठ में लाना पड़ेगा, और उसके उपाय बताए हैं आचार्य चरक ने, वृद्ध्य, विष्यंदनाथ, पाकात, श्रोतमुख विशोधनाथ, वायुश्च निग्रहात। तो ये 5 चीजें हैं जिनसे आपको इस दोषों को वापस कोष्ठ के अंदर लेके आना है और कोष्ठ में लाके उनको निकाल देना है। अब ये जो वृद्धि मैंने पहला वर्ड बोला आपको, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि दोष को बढ़ाना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। ऐसी चिकित्सा यही कामला के रेफरेंस में मिलती है। जब हम बात करते हैं शाखा आश्रित कामला की, या फिर कह लो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग देखते हैं कि यूरिन है या स्टूल है, उसका नेचुरल कलर नहीं है। अब जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आयुर्वेद में इसके लिए शब्द आया कि कीचड़ जैसा, पंख जैसा। तो उसके लिए शब्द दिया उन्होंने तिल पिष्ट निभम, कि पिसे हुए तिल के जैसा स्टूल दिखाई देता है। और मॉडर्न में जो है उसको बोल देते हैं क्ले कलर्ड स्टूल होता है। तो मतलब है कि राग नहीं हो रहा, कलर नहीं आ रहा है। तो वो कैसे वापस लाते हैं? तो कहा जाता है कि पित्तवर्धक द्रव्य इतने खिलाने आपको कि पित्त इतना बढ़ जाए कि अपने मार्ग को तोड़ते हुए, मतलब वापस अपना स्रोतों का अनुसरण करते हुए, तो कोष्ठ के अंदर पित्त चला है। एक बार कोष्ठ के अंदर आ गया, फिर आप विरेचन करके निकाल दोगे। दूसरा एक सवाल ये आता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, मतलब या शाखाश्रित जो कामला है, किस दोष की वजह से वो पित्त रुका हुआ है? तो पित्त जो रुका हुआ है वो कफ की वजह से रुका हुआ है। तो चिकित्सा में आप देखोगे कफ को हरने वाली चिकित्साएं पहले करते हैं, उस कफ को हटा देंगे, उसके बाद पित्त आसानी से निकाल लिया जाता है। बाकी कोष्ठ आश्रित है, इजीली आप फिर सुपरकेशन करा सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेता हूँ, डायरी बंद हो गई है मेरी, ठीक है। तो
अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि ये कामला या जॉन्डिस कितने प्रकार का होता है, सिंपल इसको भी कर सकते हो, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। यानी लीवर से पहले के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटना मैंने कहा। फिर लीवर में कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कुफर सेल्स काम ना करें, लीवर सिरोसिस किसी को हो जाए। तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक, कि लीवर के बाद कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई, जनरली जैसे पैंक्रेटिक हेड है उसका कार्सिनोमा हो गया, तो उसने जो बाइल डक्ट है वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की समस्या है। तो ये हमारे चीज़ें कुछ हो गई। इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा जाता है, वो आप जानते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर उसकी वैल्यूज बढ़ जाती है, नॉर्मली अप टू 120 IU पर लीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं रस शास्त्र के बारे में। हम बात कर रहे थे कि रस शास्त्र डेवलपमेंट हुआ तो क्या कारण था कि उसको डेवलप करना पड़ा। देखो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, व्यक्तियों की आयु कम हो गई, अब उतना टाइम नहीं रहा था कि आप एक बीमारी के लिए 1 महीना लगाओ ठीक होने के लिए, तो आशु चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए रसशास्त्र का मेनली प्रादुर्भाव हुआ। इसके अलावा इनके पहले के अगर हम बात करें मेनली बृहत्तरे की, जैसे तो उसमें आप देखते हो कि वाघभट ने आके पहली बार धातुओं की भस्म बनाई है। उसके पहले भस्म की बात भी नहीं है, धातुओं का फाइन पाउडर इस्तेमाल करते थे, रज उसको बोलते थे। ठीक है, तो मेटल्स का ज़्यादा यूज़ हो सके चिकित्सा के अंदर, तो पुट दे के भस्म बना के उनको हल्का कर देना, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देना। ठीक है, प्लस जैसा मैंने कहा मेन एक चीज़ वही है कि आशु क्रिया, कि रोगों को जल्दी ठीक करना था, इसलिए रसशास्त्र का मेनली वहाँ प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ मेडिसिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टाइम में ठीक करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है, अच्छा एक और बात है यहाँ कि जैसे जैसे देखो पहले के ऐसे लोग थे, आप देखते होंगे कि मैं देखता हूँ ये चीज़, जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, तो वो जो है मेटेरियल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं है। कि हम लोगों की जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, कि हम लोग जैसे जॉब में आते हैं, हम लोग घर ले लेते हैं, हम लोग लोन ले लेते हैं, हम लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर आप देखो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पहले के लोगों में इतना नहीं था, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, लोगों की मानसिकता चेंज हुई, तो आप देखते हो रसशास्त्र इनिशियली बात जो होती है वो धातुवाद की बात होती है। जब हम बात करते हैं कि मेटल्स जो हैं वो हायर मेटल्स जो हैं वो बनाने की बात हम करते हैं, कि गोल्ड को कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो भी एक कारण रहा कहीं ना कहीं कि हम धातुवादी होते चले गए। तो धातुवादी होने की वजह से रस शास्त्र को, अब आप ऐसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना जहाँ से आपको सीधे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो ये भी एक कारण रहा कि रस शास्त्र आगे बढ़ा तेजी के साथ। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसका कारण है कि शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। फिर एक त्रिपाद चक्ररथ, अभी पीछे एग्जाम हुआ है ऋषिकेश एम्स वाला, तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्र रोग की चिकित्सा में इनमें से क्या इस्तेमाल होता है। तो त्रिपाद चक्ररथ, वो बच्चे देखा होगा मेले में चलाते हैं ना, 3 नीचे छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं और उसको बच्चे लुढ़काते हुए घुमाते चले जाते थे, तो उसको बोलते हैं त्रिपाद चक्ररथ। तो खैर ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी सॉरी, आपका इंटरव्यू अच्छा रहा काफ़ी। और बेटा देखो ये सब चलती रहेंगी चीज़ें, मतलब प्रेशर भी आएगा आएगा, मेरे कहने से रिलीज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा जितना नेचुरल वहाँ रहोगे ना, समस्या उतनी कम होगी। तो दूसरा एक और टिप दे रहा हूँ आपको भी। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैंने नेचुरल होकर बात करने की कोशिश की, तो मैं बहुत आराम से आपसे बात कर ले रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सेम आपको करना है, आप जो कपड़े इंटरव्यू में पहनने वाले हो, मतलब आप कोट पैंट पहनने वाले हो, तो कोशिश करो अब अपना इंटरव्यू देने की कोट पैंट पहन के ही दो, उसको अपनी हैबिट में ले आओ, है ना। रोज उसको कम से कम आधा घंटा तो पहन के बैठो, कुछ नहीं ऐसे ही बैठ जाओ घर में जाके, अपने सोफे पे बैठो, मम्मी को देखो, पापा को देखो, उनसे बात करो, है ना। तुमको ऑकवर्ड फील ना हो कि अरे वही मजाक बनाएंगे, पहले तो बोलेंगे कि ये लगता है कहीं से राजकुमार आया है, कहने दो उनको। ठीक है, वही चीज़ करनी है। वो अपनी ना ये जो अंदर की हेजिटेशन है कि मैंने आज क्या पहन लिया अजीब, तो उससे भी कॉन्फिडेंस कई बार टूटता है। वो शूज़ पहन के बैठो जो आप वहाँ पहनने वाले हो। ठीक है, तो ये करके देखो, फ़ायदा मिलेगा। तो जब आप नेचुरल होते हो ना, तो आपके आंसर बेस्ट आते हैं। नेचुरल रहना, लेकिन इतने फ्रैंक मत होना जितना मैं यहाँ हो रहा हूँ, आपको वहाँ कम फ्रैंक होना है। आपको लगना चाहिए कि कोई डॉक्टर सामने बैठा हुआ है ना। मैं अभी डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहा, मैं एक कह लो आपका गाइड हूँ, आपसे फ्रेंड की तरह इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको इस तरह से अपने आप को दिखाना है कि सामने एक डॉक्टर बैठा है और उधर भी एक डॉक्टर बात कर रहे हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। दूसरी ज़रूरी बात, जैसे मैंने कहा कि जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि मेरठ के अंदर कोचिंग लेके आए, तो मेरठ के जो भी बच्चे हैं उनके लिए यूजी पीजी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ, क्योंकि अब तक आपको काफ़ी दूर जाना होता था, तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ आपके पास ही लेके आ जाए। इसके अलावा मॉर्निंग बैच शुरू करने का सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, अभी टाइम नहीं है नए बच्चों का, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि पहले शुरू करना चाहते हैं
और एडवांटेज लेना चाहते हैं, बाकी लोगों से आगे निकलना चाहते हैं थोड़ा सा, प्लस मेरे पास भी समय है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, एक स्ट्रेंथ बन जाएगी तो बैच शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले बैच के अंदर।